अपन डिस्कस कर रहे थे कि फैटी एसिड डिफरेंट टाइप से जो है किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और किस तरह से उसके टाइप्स जो है वो अपनी स्ट्रक्चर को आउटर और इनर लीफलेट में वेरी करते हैं। तो उस के रिलेशन में हमने जो है फास्फोलिपिड्स को स्टडी किया था और उन फास्फोलिपिड्स में डिफरेंट 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 टाइप जो है, या अपन बोले कि उसको वेरिएबिलिटी जो है प्रोवाइड करवाने के लिए जो वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल थे, जिन मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बोला था उस फास्फोलिपिड में पाया जाने वाला हेड ग्रुप। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हेड ग्रुप के बारे में, जो कि एक एल्कोहलिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और उसके साथ साथ दूसरा जैसे कुछ शुगर लाइक मॉलिक्यूल भी हो सकता है वहाँ पर। तो उन हेड ग्रुप को हम जो है यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। उसमें देखिए, अगर अपन फास्फोडाइल एथानोलामीन की बात करें तो वहां पर आपको सबसे पहले मैंने जो है ये पर्टिकुलर एमाइन ग्रुप वाला जो है हेड ग्रुप रिप्रेजेंट किया है, जो कि इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से और इधर जो है फास्फेट मॉलिक्यूल जो कि सभी में कॉमन है, जो कि यहाँ पर अंडरस्टूड है, यानी कि ये इथानोलामीन का जो है मॉलिक्यूल है उसके साथ ये पर्टिकुलर हेड ग्रुप जो है बाइंड किए हुए रहेगा। फिर जो है उसके जस्ट बिलो द है फास्फोडाइल सेरीन का मॉलिक्यूल मैंने हेड ग्रुप के रूप में प्रेजेंट किया है, जिस हेड ग्रुप के अंदर जो है आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे और ये हेड ग्रुप जो है उसके साथ बाइंड करेगा और इस फास्फोलिपिड को जो है फास्फोडाइल सेरीन का नेचर जो है प्रोवाइड करवाएगा। फिर जो है यहाँ पर थर्ड मॉलिक्यूल जो है वो फास्फोडाइल कोलिन का है, जो कि काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। आप देखें उसमें तीन जो है मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और तीन मेथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो इंक्रीज कर रहे हैं। इस चीज को स्पेशली आप ध्यान रखें। और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जब बाइंड करेगा वहां पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ, इस मॉलिक्यूल को जब एल्कोहलिक मॉलिक्यूल के रूप में बाइंड करवाएंगे तो फिर वहां पर बन जाएगा फास्फेटाइल कोलिन मॉलिक्यूल। और फिर लास्ट में फास्फेटाइल इनासिटॉल मॉलिक्यूल जो है वो हेड ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका 1 कार्बन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वो बाइंड करेगा पर्टिकुलर एक फास्फोडाइल इनोसिटोल को मॉलिक्यूल को शेप देने के लिए। तो इस पर्टिकुलर इनोसिटोल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखें आप, ये लगभग 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज ये शुगर के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है फॉस्फोराइलेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, जैसे 3,4 फास्फोडाइल इनोसिटाफोल इनोसिटोल। फिर आप देख सकते हैं कि 3 फॉस्फो इनस्टॉल भी हो सकता है, 4 3 4 फास्फो इनस्टॉल भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है फास्फोडाइल इनोसिटोल, जो कि अलग अलग जो है इसके नंबर के कार्बन के साथ जो एच ग्रुप बाइंड है वहाँ पर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। तो ये एज ए सेकेंडरी मैसेंजर बोल सकते हैं आप इसको, वो भी ये फंक्शन प्ले करता है जब सेल सिग्नलिंग में इस तरह के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये डिफरेंट टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ आपको हेड ग्रुप के रूप में दिखाए गए हैं। तो स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के हेड ग्रुप प्रेजेंट होने से डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप स्पेशली ध्यान रखें फास्फोडाइल इथानोलोमिन और फास्फोडाइल सेरीन जो है उस मॉलिक्यूल वो साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ प्रेजेंट होंगे, जिसमें फास्फोडाइल एथानोमिलिन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। सेरीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और ये कोई जरूरी नहीं है कि सेरीन मॉलिक्यूल जो है वो परमानेंटली जो है इस पर्टिकुलर इसका जो प्रायोरिटी है वो इनर लीफलेट की तरफ होता है। लेकिन जब सेल डिफरेंट टाइप के जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ में पार्टिसिपेट करता है तो ये मॉलिक्यूल जो है इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में भी जो है वो मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप फास्फोडाइल सेरीन मॉलिक्यूल को जनरली आप इनर लीफलेट की तरफ मेंशन करते हैं, बट
जब एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करता है सेल, तो ये ही फास्फोसेरिन के मॉलिक्यूल्स इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में जाकर जो बाहर प्रेजेंट हो जाते हैं और पूरे ही सिग्नलिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट टाइप के हेड मॉलिक्यूल्स और उनका डिफरेंट टाइप का जो है रोल उसमें पर्टिकुलर प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है ये सारे मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको नोमेनक्लेचर में भी कुछ वेरिएशंस मिलेगा कि एक नोमेनक्लेचर में जो है हम इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से जो है इस फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर या जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इसके जस्ट कार्बन से 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है 18:1 और डेल्टा 9। इसका मतलब है कि 9 नंबर कार्बन पर जो है या 9 या 10 नंबर कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है 9 एंड 10 कार्बन के बीच में, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इसको इस फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया गया। और ये कार्बन जो है वो मोस्टली आपको पता है कि सिस फॉर्म में ही होते हैं जब तक इनका जो है आप हाइड्रोजनेशन ना कर दें। और ये सिस फॉर्म जो है वो जैसे ही एनिमल में जाते हैं या फिर इसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस की जाती है मॉडिफाई के, तो ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है हार्मफुल होती है, जो कि एलडीएल का जो लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो यहाँ पर देखिए जनरली जो है इसी फॉर्म में ही होते हैं सारे, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर कार्बन को जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसको अगर आप फर्स्ट कार्बन मेंशन करते हैं तो फिर वो सेकंड कार्बन जो है अल्फा कार्बन हो जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरह से आप उसको जो है काउंटिंग करेंगे और लास्ट कार्बन तक जो है आप देखें यहाँ पर 18 कार्बन प्रेजेंट है। तो फिर हमने इसको इस तरह से नॉमिनल क्लेचर जो इसका किया है, ऑक्टाडेकेनोइक एसिड हो गया, सिस 9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। अब देखिए इसके बाद में कुछ कन्वेंशंस ऐसे हैं कि जिसमें हम जो नोमेनक्लेचर लास्ट जो मेथाइल ग्रुप है, जिसे मैंने इन 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर देखिए आप, जो कि 18 कार्बन का मॉलिक्यूल है फर्स्ट, सेकंड 20 कार्बन का मॉलिक्यूल है, थर्ड जो है 22 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, इसमें शो नहीं किया गया, जैसे 19 20 21 22। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो है इसमें मैंने यहाँ पर आपको ये शो किया गया कि यह जो है इसका लास्ट कार्बन मॉलिक्यूल, ये वाला 18 कार्बन मेथाइल ग्रुप, ये भी लास्ट कार्बन है, इस कार्बन को जो है मैंने काउंट किया है, और लास्ट कार्बन इसमें भी मैंने काउंट किया। अगर इस कार्बन को आप, या इसको मैं बोलूँ ओमेगा कार्बन को आप जो है काउंट करें फर्स्ट नंबर पर, तो फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में आप इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ से देखेंगे आप थर्ड नंबर कार्बन और फोर्थ नंबर कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड मेंशन है, और यहाँ पर सेकंड वाले में देखें 1 2 3, यहाँ पर भी 3 एंड 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और फिर फाइनल वाले मॉलिक्यूल में भी देखेंगे आप 1 2 3 एंड 4, यानी कि तीनों मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 3 एंड 4 नंबर कार्बन के बीच में आ रहा है। तो फिर इन तीनों को आप अगर नोमेनक्लेचर आप इस मेगा कार्बन से स्टार्ट करते हैं, इसका जो बाई कन्वेंशन फर्स्ट कार्बन को मेंशन करते हैं, तो फिर आप देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर जो है इस तरह से होगा, जिसको आप बोलेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इनको आप क्या बोलेंगे? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर यही फर्स्ट कार्बन जो है इस 6 और 7 कार्बन के बीच में आता, अगर फर्स्ट जो है डबल बॉन्ड इस पर्टिकुलर लेवल पर आता, ये वाला नहीं होता, तो फिर आप उसको मेंशन करते ओमेगा 6 फैटी एसिड। यानी कि जब आप ओमेगा कार्बन से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, तो फिर आप काउंट करेंगे कि फर्स्ट जो है डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में आता है। अगर वो 3 एंड 4 कार्बन के बीच में आ रहे हैं, तो फिर आप उसको बोलेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अगर वो 6 एंड 7 कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड अगर आ रहा है, तो फिर आप बोलेंगे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जिसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं इन कंपेरिजन टू 6, जो कि हमारी कार्डियोलॉजी की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो नहीं बढ़ाते, जबकि 6 वाले जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर जो है वो इस तरह से, आप दो तरह के कन्वेंशंस जो फॉलो कर सकते हैं, एक जो है इस कार्बोक्सिल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करें, और एक ओमेगा या मेथाइल ग्रुप से जो है लास्ट कार्बन से जो काउंटिंग स्टार्ट करें। तो फिर जो है कुछ इस तरह के नोमेनक्लेचर
आपको शो होगी, और कुछ जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड के टाइप जो है आपको शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीन जो है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में शो किए गए हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तीनों जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड को शो कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें देखिए एक तो है आपका ईपीए मॉलिक्यूल, ये अल्फा लिनोलोइक एसिड ALA, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है अल्फा लिनोलोइक एसिड है, जो कि फर्स्ट जो है मॉलिक्यूल के थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरा जो है ईपीए का मतलब आइकोसा पेंटानोइक एसिड, ये वाला आइकोसा पेंटानोइक एसिड है, जिसके अंदर जो है 20 कार्बन प्रेजेंट है, ये भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और ये फोर्थ वाला जो है DHA मॉलिक्यूल, जिसको हमने बोल दिया डोकोसो हेक्सानोइक एसिड, ये क्या है, डोकोसो हेक्सानोइक एसिड, जिसमें 22 कार्बन प्रेजेंट है, और इसमें डबल बॉन्ड के नंबर है, फर्स्ट डबल बॉन्ड जो है 3 और 4 कार्बन के बीच में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें स्ट्रक्चर में तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसमें जो है आपको देखें 5 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इनकी अगर अपन सेल मेम्ब्रेन में इनका देखें स्ट्रक्चर किस तरह से ये अपने आप को स्टेब्लिश रखते हैं, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि किंक ज्यादा जो है किसमें है, आपको डीएचए के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा किंक जो है वहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के नंबर भी जो है कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो डीएचए मॉलिक्यूल और ईपीए मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर अलग कलर से जो है मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। डीएचए मॉलिक्यूल ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि सेकंड नंबर कार्बन के साथ बाइंड करता है, जो कि इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में सेकंड जो कार्बन है, स्टीरियो आइसोमेरिक कार्बन जो है सेकंड नंबर वाला एसएन कार्बन, उसके साथ जो है वो बाइंड कर रहा है। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो जनरली सेकंड नंबर के कार्बन पर जो है बाइंड करते हैं, तो यहाँ पर भी वो सेकंड नंबर कार्बन पर बाइंड किया हुआ है इस पर्टिकुलर हेड ग्रुप के में, जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसके सेकंड नंबर कार्बन के साथ बाइंड किया हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सेकंड नंबर कार्बन के साथ ये बाइंड किया हुआ है। तो अब देखें डीएचए मॉलिक्यूल ज्यादा जो है किंक शो किए क्यों है, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर की कंफर्मेशन को चेंज कर देता है। डीएचए मॉलिक्यूल ये यहाँ पर जो है कंफर्मेशन क्या करेगा, बहुत ज्यादा चेंज कर देगा, और कंफर्मेशन चेंज होने के कारण इस पर्टिकुलर लेयर का फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी हो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो लिपिड ड्राफ्ट है या लिपिड डोमेन है उसको जो है उसका जो है के लिए प्रोमोटर का काम करेगा, उसके लिए क्या कर रहा है ये प्रोमोटर का, यानी उसकी कंफर्मेशन में चेंज कर देगा। तो डीएचए मॉलिक्यूल्स में ज्यादा किंक होने के कारण, डबल बॉन्ड ज्यादा होने के कारण ये जो है फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिपिड का ऑर्डर जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो फिर ये ऑर्डर डिस्टर्ब होने के कारण यहाँ पर ये इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है उसको भी रिड्यूस करता है। और जो है ये हमारे जो ब्रेन वाली सेल्स है उनके अंदर इनकी जो है कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होती है, ब्रेन की सेल्स जो है उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है इस तरह के डीएचए मॉलिक्यूल्स की। तो डीएचए मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा, और उस पर्टिकुलर राफ्ट की जो स्ट्रक्चर है उसकी कंफर्मेशन को भी ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और ईपीए मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें ज़्यादा किंक नहीं है इस डीएचए की कंपेरेटिवली। तो फिर ये मॉलिक्यूल जो है वो प्रिजर्व करने का काम करेगा, किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन रखेगा, प्रिजर्व करेगा बाइलेयर को, ठीक है। और जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी जो है ये मेंटेन रखेगा। ये रेड कलर से मैंने कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट करके, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे जो है वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो है इस ईपीए वाले स्ट्रक्चर में जहाँ पर ईपीए बाइंड किए हुए हैं, या फिर ईपीए के मॉलिक्यूल जो इस लेयर में प्रेजेंट है, तो ये पर्टिकुलर इस मॉलिक्यूल्स को, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। और ये भी ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ईपीए भी लिपिड के ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेगा, क्योंकि इसमें जो है पोजीशन सेकंड नंबर पे है और डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके कारण जो है कोलेस्ट्रॉल के जो है वो क्रिस्टल जो है फॉर्मेशन
होते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए भी ईपीए जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स को अगर कंपेरेटिवली आप देखें तो डीएचए मॉलिक्यूल जो है वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन दोनों में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है, या लिपिड का जो ऑक्सीडेशन है, उन दोनों जो है डीएचए आईपीए इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन से दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं सर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में दोनों जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। इन्फ्लामेशन है या वेसोडाइलेशन है, इस तरह की प्रोसेस में जो है ईपीए पार्टिसिपेट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो वहां पर एज ए सिग्नलिंग जो है काम करते हैं। तो जनरली इस तरह से आप दो तरह की कन्वेंशन शो कर सकते हैं, और इनका इंपॉर्टेंस या फंक्शन जो है इस तरह से बाइलेयर में मेंशन हो सकता है। तो ये इस तरह कुछ हेड ग्रुप है इसमें, और इस तरह से कुछ आप नोमेनक्लेचर को जो है फॉलो करें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, या फिर इस तरह का सिस 9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड है। उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब देखिए कि इस पर्टिकुलर स्टडी के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा फास्फोलिपिड, जिसको आपने बोला स्पिंगोफास्फोलिपिड। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फास्फोलिपिड, क्योंकि इसमें फास्फो या फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व है, और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में जो बेसिक या हेड जो बैकबोन जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्पिंगोसिन होता है। यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पर शो कर रखा है मैंने। इसमें जो है मेन जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, स्पिंगोसिन। ये जो है बैकबोन मॉलिक्यूल है, ये बैकबोन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया एसपीएल स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, जो कि एक कैसा फॉस्फोलिपिड है, वो नॉन ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड है। ये कैसा है, नॉन ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड है, यानी कि इसके अंदर ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसको जो एसपीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसपीएच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला स्ट्रक्चर में मैंने एक हेड, बड़ा सा हेड जो है वो मेंशन किया है यहाँ पर, यानी कि पोलर हेड यहाँ पर प्रेजेंट है। और एक सिंगल टेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल के साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ जो फैटी एसिड का बाइंड करने का नंबर जो है वो 1 होगा, यानी कि 1 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जो है इसके साथ बाइंड करेगा। तो इसलिए ये सिंगल टेल मॉलिक्यूल है। और इसमें हेड ग्रुप जो है वो साइज जो है वो टेल के लगभग इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि हेड का साइज बड़ा है। तो फिर ये पर्टिकुलर आपको पता है कि किस तरह से अपनी स्ट्रक्चर को शो करेगा, वो अपन उसके बाद में एक पर्टिकुलर देखेंगे कि हेड ग्रुप और टेल का जो रेशियो अगर वेरी करता है, तो फिर एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक अलग अलग फ्लैट नेचर आती है, या फिर कर्व नेचर आती है, वो इसी के कारण आती है। तो इसका हेड मॉलिक्यूल का साइज जो है बड़ा है, बड़ा हेड है स्पिंगो फास्फोलिपिड में। अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, स्फिंगोसिन में, क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो है एक तो आपको एमाइनो ग्रुप जो है वो दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर कार्बन। और यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्कोहल और अमीनो ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको हम अमीनो अल्कोहल भी बोल देते हैं। स्पिंगोसिन का मॉलिक्यूल जो है वो एक अमीनो अल्कोहल को प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें आप जो है थर्ड नंबर कार्बन पर देखें तो इसमें एक अनसेचुरेटेड जो है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसी के स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहाँ पर अनसेचुरेशन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो 18 मॉलिक्यूल जो इसके अंदर प्रेजेंट है, देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, जो 18 मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है। और ये जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांसपोजिशन, ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर ट्रांस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्रांसपिंगोसिन है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ट्रांसपिंगोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा मॉलिक्यूल है, ट्रांसपिंगोसिन। तो ये ट्रांस कंडीशन को यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ट्रांस कंडीशन है, ये है ट्रांस कंडीशन। ये मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांस है। तो ये आप ध्यान रखें कि इसका 18:1, ठीक है, 18:1 हो जाएगा, और ट्रांस कंडीशन होगी। जो भी इसका नाम होगा उसमें ट्रांस जो है मेंशन करना है। और ये एक अमीनो एल्कोहल है, ये स्फिंगोसिन का मॉलिक्यूल है। और ये जो है इसमें स्पिंगोसिन का मॉलिक्यूल में जब सेकंड नंबर कार्बन पर जो NH2 ग्रुप है उसके साथ जब कोई फैटी एसिड बाइंड कर जाता है, देखिए ये वाला फैटी एसिड बाइंड कर गया NH2 ग्रुप के साथ, और यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक एक बॉन्डिंग होती है जिसको आप बोलते हैं माइड बॉन्ड। तो ये माइड बॉन्ड जब बनेगा, जब इसके साथ कोई फैटी एसिड बाइंड करेगा।
जब एक फैटी एसिड अमाइड बॉन्ड से इसके साथ बाइंड कर जाता है सेकेंड नंबर कार्बन के NH2 ग्रुप के साथ, तो फिर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसमें इस पर्टिकुलर एक्स की जगह में अगर एच मेंशन कर दूं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो फिर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको आप बोलते हैं सीरेमाइड। तो ये सीरेमाइड जो है वो सभी तरह के जो फास्फोलिपिड्स है उसका जो प्रिकर्सर है, उसी के मॉलिक्यूल से जो है डिफरेंट टाइप के फास्फो स्फिंगोलिपिड्स का जो है फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए आप सेकंड नंबर कार्बन पे एमाइड ग्रुप से जो है एक NH2 मॉलिक्यूल के साथ फैटी एसिड बाइंड किया, और यहाँ पर जो है एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ जिसको आपने क्या बोला, सीरेमाइड बोला। और इस सीरेमाइड को एक लाइसोसोमिक एंजाइम सिरामिडेज जो है वो ट्रीट करेंगे, तो फिर इससे जो है स्पिंगोसिन के मॉलिक्यूल जो है वापस से रिलीज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल से इसको ट्रीट करेंगे, स्पिंगो सीरेमाइडेज। सीरेमाइडेज जो है इसको अगर आप ट्रीट करेंगे तो स्पिंगोसिन इससे अलग हो जाएगा, ये उसको जो है कैटलाइज करेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सीरेमाइड में अगर यहाँ पर हेड ग्रुप के रूप में कोलिन प्रेजेंट है, हेड ग्रुप में क्या है, कोलिन प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर कोलिन की है, इसको मैंने फॉस्फेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो इसको फास्फोकोलिन भी मैं बोल सकता हूँ। अगर इस 1 नंबर कार्बन में आप हेड ग्रुप में फॉस्फोकोलिन को मेंशन करते हैं, यानी कि सीरेमाइड के साथ ये बाइंड करता है, तो फिर ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो इसका फॉर्मेशन इस गोल्जी बॉडी वेसिकल्स के ल्यूमेन में जो है प्रेजेंस पाई गई इसकी ज्यादा, जिसको आप बोलते हैं स्पिंगोमाइलिन। इसको क्या बोलेंगे, स्पिंगोमाइलिन, SM से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको जनरली हम SM से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिंगोमाइलिन। तो ये मॉलिक्यूल देखिए आप, स्पिंगोमाइलिन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर आप एक स्पिंगोसिन का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, एक जो है फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, एक जो है एक हेड ग्रुप के रूप में कोलिन प्रेजेंट है। तो ये एक पूरा का पूरा जो है स्पिंगोमाइलिन का मॉलिक्यूल है जो कि नर्व सेल के माइलिन शीथ में जो है प्रेजेंट होता है मोस्टली। मोस्टली कहाँ पर, ये मैंने एक नर्व सेल्स बनाई है और नर्व सेल्स में एक कुछ माइलिन शीथ है जो कि इस एक्सोन के को कवर किए हुए रखता है, इंटरप्टेड मैनर में, कंटिन्यूसली नहीं है। तो इस माइलिन शीथ का मॉडिफिकेशन जो है किससे हो रहा है, स्पिंगोमाइलिन से हो रहा है। तो स्पिंगोमाइलिन का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसका जो बायोसिंथेसिस है वो गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स के ल्यूमेंस में जो है ये पाया गया, वहां पर होता है, जो कि परसेंटेज में हाई होता है वहां पर। अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल को अगर अपन एसिड स्पिंगोमाइलिनेज, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि सीरेमाइड को अगर हम सीरामिडेज से ट्रीट करेंगे तो फिर वो स्पिंगोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस स्पिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल को हम एसिड स्पिंगोमाइलिनेज या इस स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो उससे क्या जो है रिलीज होगा, सीरेमाइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए इस एसिड स्पिंगोमाइलिनेज को बनाने वाली जीन, एसिड स्पिंगोमाइलिनेज जिसको स्पिंगोमाइलिन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज फर्स्ट जीन जो है यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, SMPD फर्स्ट, स्पिंगोमाइलेज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज फर्स्ट जीन, जो कि इस पर्टिकुलर स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम में, और वो स्पिंगोमाइलिन पे वर्क करेगा और उसको सीरेमाइड में चेंज करेगा। लेकिन अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए, एसिड स्पिंगोमाइलिनेज डिफिशियंसी, ये ASMD का मतलब है एसिड स्पिंगोमाइलिनेज डेफिशिएंसी, जिसमें ये बता रहा है कि इस जीन में म्यूटेशन हो गया है, तो फिर वहां पर एक डिजीज क्रिएट हो जाता है जिसको अपन नीमान पैक डिजीज बोलते हैं, NPD क्रिएट होती है, नीमान पैक डिजीज, जिस जो कि स्पिंगोमाइलिन के एक्यूमुलेशन को शो करता है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस पे ये जो है ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप NPD A और B इस तरह से कई टाइप्स इसको स्टडी करते हैं, लेकिन जनरली आप NPD का मेन रीजन जो है इस पर्टिकुलर एंजाइम में डेफिशिएंसी होने से होता है। तो ये पर्टिकुलर है स्पिंगोमाइलिन, जो कि एक एमिनो एल्कोहल है, एमिनो एल्कोहल है, और इसमें ट्रांसपोजिशन है, इसके अंदर 18 कार्बन प्रेजेंट है, 70% जो है ये नॉन सोल्यूबल है, 30% जो है ये सोल्यूबिलिटी शो करता है। और ये जो है स्पिंगोमाइलिन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो पहले मैंने भी बताया है कि सेल के अंदर जो आउटर लीफलेट है वहां पर इसकी जो है प्रेजेंस होती है स्पिंगोमाइलिन की, आउटर लीफलेट पर जो है ये प्रेजेंट होगा। अब देखिए इसके बाद में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपने इसका नर्व सेल में शो करना है आपको, माइलिन शीथ में इसकी कंसंट्रेशन या इसका जो प्रेजेंस पाया गया मॉडिफिकेशन।
गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स के ल्यूमेन में जो है इसका सिंथेसिस शो करना है। इसमें कोलिन मॉलिक्यूल शो किया गया है यहाँ पर। सीरेमाइड का मॉलिक्यूल कैसे बना, इसके अंदर जब फैटी एसिड जुड़ गया स्पिंगोसिन में, और जब इसमें हेड ग्रुप के रूप में कोलिन आ गया तो फिर वो स्पिंगोमाइलिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। स्पिंगोमाइलिन जो कि नॉन ग्लिसरॉइड फॉस्फोलिपिड्स है, सिंगल टेल है, हेड ग्रुप जो इसका साइज बड़ा है, ये आपको शो करना है। अब देखिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि ईथर लिंक्ड होते हैं, जिसके अंदर ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और उसका उसको क्या जो है इस बॉन्ड का पाए जाने से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सेल को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, उसका अपन देखेंगे। कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ईथर लिंक्ड ग्लिसरल फॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्लाज्मेलोजेन। प्लाज्मेलोजन भी एक तरह का फॉस्फोलिपिड ही है, जो कि ब्रेन और हार्ट टिश्यू के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। ब्रेन और हार्ट के टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है जनरली। इसका बायोसिंथेसिस जो है वो प्रोक्सिसोम में होता है, और इसका मेन जो फंक्शन है वो होता है एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। एंडोजिनसली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, ठीक है, वो उनको जो है कंट्रोल करेगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखिए। एंडोजिन एंटीऑक्सीडेंट काम करने जो है इसका मेन रीजन क्या है, उसके लिए अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे आप कि इस पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिक कार्बन, जो कि मैं फर्स्ट शो कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड कार्बन, यहाँ पर थर्ड कार्बन शो कर रहा हूँ। तो इस फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से आपको रेड बॉन्ड से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर भी शो कर रहा हूँ ये। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो ईथर यानी कि विनाइल ईथर लिंक को शो कर, यहाँ पर जो है ऐसा बॉन्डिंग प्रेजेंट है जिसको आपने क्या बोला, विनाइल ईथर लिंक। ये विनाइल ईथर लिंक को शो कर रहे हैं। ये विनाइल ईथर लिंक जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, वी फॉर विनाइल और ईथर लिंक्ड। ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट का जो है फंक्शन प्ले होता है। उसका रीजन है कि यहाँ पर पहले जो है ईथर बॉन्ड का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर कोई इस तरह की केमिकल प्रोसेस होती है, जिसके कारण जो है इस पर्टिकुलर सेकंड नंबर कार्बन पे जो फैटी एसिड है वो जो है, और इस फर्स्ट कार्बन में ये क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर जो फैटी एसिड है उसके बीच में जो है विनाइल ईथर लिंक्ड होने के कारण इसको जो है ईथर बॉन्ड जो है वो प्रेफरली ऑक्सीडाइज होने की कारण ये एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और ये रेजिस्टेंस ही शो करता है फास्फोलाइपेज की तरह, क्योंकि फास्फोलाइपेज जो है वो क्या करेगा, वो एस्टर बॉन्ड को डिग्रेड करता है। जबकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर बॉन्ड है विनाइल ईथर लिंकेज, जिसको फास्फोलाइपेज जो है वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा, इसलिए एंडोजिनसली एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो ये स्पेशली आप ध्यान रखें कि जो स्टीरियोस्मेरिक कार्बन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर विनाइल ईथर लिंक प्रेजेंट है, और विनाइल ईथर लिंक जो है वो रेजिस्टेंस ही शो करेगा अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, और वो प्रेफरली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके कारण ये एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें जो है जो सेकंड नंबर स्टीरियो इसमें एक कार्बन है, उसके अंदर जो है आप देखें कि फैटी एसिड प्रेजेंट है, उसमें जो लिंक है वो कैसा है, एस्टर लिंक है। यहाँ पर एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर विनाइल एस्टर लिंक है, ये ध्यान रखें। अब जो है अगर मान लीजिए इस मॉलिक्यूल प्लाज्मोलिजन के मॉलिक्यूल में अगर मैं हेड ग्रुप के रूप में यहाँ पर किसको मेंशन करूँ, कोलिन, तो ये प्लेटलेट एक्टिवेट फैक्टर फैक्टर के रूप में भी काम करेगा। जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है उसके अंदर हेड मॉलिक्यूल प्लाज्मोलिजम में क्या होता है, कोलिन होता है। तो इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग है, इसमें भी ईथर बॉन्डिंग होगी। और अगर एसिटिक एसिड प्रेजेंट हो सेकंड नंबर कार्बन पोजीशन पर, इस पर यहाँ पर एसिटिक एसिड प्रेजेंट है अगर मान लीजिए, तो फिर वो भी जो है इसमें क्या शो होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो कोलिन एक्स की जगह और कार्बन नंबर 2 की जगह क्या एसिटिक एसिड हो, तो फिर वो क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, वो प्रेजेंट करता है आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये पूरा का पूरा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर एक्स पर प्रेजेंट क्या है, एक्स मॉलिक्यूल यानी कि हेड मॉलिक्यूल के रूप में अगर मान लीजिए इथेनॉल प्रेजेंट है,
क्या प्रेजेंट है, इथेनोलामीन। तो फिर आप इथेनोलामीन प्रेजेंट होने से उसको आप प्लाज्मोजन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोइलाजोन। तो ये थोड़ी सी वेरिएशंस क्रिएट होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर कि हेड ग्रुप के रूप में अगर कोलिन प्रेजेंट है और C2 कार्बन पर अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड प्रेजेंट है C2 पोजीशन पर, देन उसको आप प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बोलते हैं, जो कि इस इथर बॉन्ड वाले फास्फोलिपिड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लीजिए इथेनोलामीन प्रेजेंट है तो इसको आप इथेनोलामीन प्लाज्मोलेजन बोलते हैं। और इस सेल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल शो किया है कि अगर मान लीजिए इस हेपेटाइटिक सेल्स के अंदर कोई मान लीजिए लेड से कंटामिनेट हो गया, ये जो लेड के मॉलिक्यूल्स है, तो फिर ये क्या करेगा, अगर इस तरह के कंपोनेंट्स इसके अंदर आप 1 माइक्रोमोल जो है ऐड कर दें इन प्लाज्मोलेजन को, तो फिर इस सेल के अंदर जो है इन फर्दर 24 आवर के अंदर आप देखेंगे कि सेल की वाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि लेड जो है वो पॉइजनस इफेक्ट शो करेगा, बट ये वाले मॉलिक्यूल्स आपने इसमें ऐड कर दिए हैं तो सेल की वाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का लेवल जो है वो डाउन हो गया है, लिपिड का ऑक्सीडेशन कम हो गया है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। तो इस तरह से ये एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर इफेक्ट शो करेगा कि अगर आपने इस तरह से प्लाज्मोलेजन को ऐड किया है, जो कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के पॉइजनस इफेक्ट को या ऑक्सीडेशन इफेक्ट को जो है वो ऐसे कम करेगा, सेल वाइबिलिटी बढ़ाकर, रिएक्टिव ऑक्सीजन लेवल को घटाकर, लिपिड ऑक्सीडेशन को भी कम कर देता है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम को इंक्रीज कर देता है। इसलिए प्लाज्मोलेजन का इंपॉर्टेंस है सेल के लिए। इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को प्ले करता है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर प्लाज्मोलेजन का प्रेजेंस जो हार्ट और मसल सेल्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, और ये इथर लिंक्ड है, और इसका सबसे मेन जो है फंक्शन जो है वो एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करना, ये मेन फंक्शन है। उसका रीजन भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड नहीं है, वो ग्लाइकोलिपिड्स है, क्योंकि इनके अंदर जो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंडिंग शो नहीं करता है, लेक ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको आप ग्लाइकोलिपिड्स बोल देते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक आप ग्लाइकोग्लिसरोलिपिड्स और दूसरा आप जो है ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स, या यूं बोले आप इसको आप ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स बोल सकते हैं या फिर स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स बोल सकते हैं। दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसका मेन जो है मॉलिक्यूल, इसके अंदर ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, इसके अंदर जो है ग्लिसरॉल की जगह जो स्पिंगोसिन प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स है, एक जो है ग्लिसरॉल वाला ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स जो कि मोस्टली इन प्लांट में प्रेजेंट है, और वहां पर जो है एज ए अल्कोहलिक मॉलिक्यूल जो है मेन जो है क्या है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड के अंदर मेन जो है अल्कोहल मॉलिक्यूल की जगह जो है वो क्या प्रेजेंट है, या जो बैकबोन मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्पिंगोसिन है। और ये प्रीडोमिनेंटली जो है एनिमल और ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स। अब यहाँ पर देखिए ये मेन डिफरेंस हो गया इसकी, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की मेन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इस तरह से, इसमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है जो कि अल्कोहल मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, और इसके साथ जो है फैटी एसिड लिखा है, यहाँ पर फैटी एसिड जुड़ा है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा है। तो इस तरह से इस एक्स मॉलिक्यूल जो कि इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के फर्स्ट नंबर कार्बन पे शो कर रहे हैं वो कभी फॉस्फेट मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसकी जगह यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसलिए आप इसको ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। वो ग्लैक्टोज भी हो सकता है, उसका एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, डाइसेकेराइड भी हो सकता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, डाइसेकेराइड भी हो सकता है, मेनोज का मॉलिक्यूल हो सकता है, ग्लूकोज वो ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल हो सकते हैं दोनों। इस तरह से कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो है वेरी करेंगे और इस एक्स की जो है प्रेजेंट होगी और उसके साथ बाइंडिंग शो करेगी। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें जो है आप हेड मॉलिक्यूल के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल या डबल मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर मोनो अगर एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है किसका, ग्लैक्टोज का, यहाँ पर जो है ग्लैक्टोज का अगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो उसको मोनो ग्लैक्टोसिल डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोलो, क्योंकि ये अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको आप मोनो एसाइल बोलते हैं, अगर दो फैटी एसिड जुड़े हैं तो डाई एसाइल, और अगर तीन फैटी एसिड जुड़े हैं ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ तो आप उसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसलिए इसको डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोला। तो मोनो ग्लैक्टोसिल डाई एसाइल ग्लिसरॉल MGDG, और डाई ग्लैक्टोसिल डाई एसाइल ग्लिसरॉल DGDG,
ये प्रेजेंट है मोस्टली इन प्लांट्स जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी का हो, इन सभी के अंदर जो है ये क्लोरोप्लास्ट, प्लांट का क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए गए हैं, जो कि जिनका जो एसाइल ग्रुप है वो कहाँ से ड्राइव्ड है, लिनोलेनिक एसिड से ड्राइव्ड है। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड जो है यहाँ पर एसाइल ग्रुप के रूप में जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरह से वेराइटी है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है मोस्टली, MgDg और DgDg, जो कि एक ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स हो जिसको आप ओलिगोसैकेराइड ऐड कर दें, ठीक है, इस एक्स मॉलिक्यूल की जगह अगर ये एक या दो कार्बोहाइड्रेट की जगह आप कुछ नंबर के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ऐड करें, जिसको आप बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, तो फिर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप ग्लोबोसाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप? ग्लोबोसाइड, इसको अपन बोल देते हैं ग्लोबोसाइड। तो ये एक पर्टिकुलर ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स है जो कि मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट है, और प्लांट में प्रेजेंट होने से इस पर्टिकुलर तरह के इसमें फंक्शंस होते हैं जो कि MgDg वाले जो है कंडीशन को शो करता है। और यहाँ पर एसाइल ग्रुप मैंने लिनोलेनिक एसिड लीक एसिड इसलिए बताया क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मोस्टली प्लांट के अंदर जो है सिस फॉर्म वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है मॉलिक्यूल जिसको आपने बोला स्पिंगोलिपिड, स्पिंगोग्लाइकोलिपिड, जो कि एनिमल और ह्यूमन में प्रोडोमिनेंटली प्रेजेंट है, और अल्कोहलिक मॉलिक्यूल की जगह इसमें स्पिंगोसिन प्रेजेंट है, जो कि ये शो किया गया है यहाँ पर। ये देखिए, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कि किसको शो कर रहा है, स्पिंगोसिन के, अल्कोहल की जगह स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल, ये OH यहाँ पर है। इसके साथ जो है ये दूसरा मॉलिक्यूल लैक्टोज का बाइंड किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल। ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल स्पिंगोसिन के साथ बाइंड कर जाए तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? स्पिंगोसिन, या इसको आपने सीरेमाइड बोला था क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर? NH2 ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक फैटी एसिड। तो फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो सीरेमाइड हो गया, और सीरेमाइड के साथ अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बाइंड करा देते हैं तो फिर उसको बोलते हैं सेरेब्रोसाइड। उसको क्या बोल देते हैं हम? सेरेब्रोसाइड। तो देखें इस सेरेब्रोसाइड में क्या क्या है? इस सेरेब्रोसाइड में एक स्पिंगोसिन का मॉलिक्यूल है, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, और एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर अल्कोहलिक कंपाउंड के साथ बाइंड किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई फास्फेट का मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको हमने बोल दिया। लेकिन इस पे हम देखें, इस स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज भी नहीं है, ये जो है न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इस तरह के जो है स्पिंगोग्लाइकोलिपिड को बोल दिया न्यूट्रल स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स, जो कि दो तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ग्लेक्टोसिल सीरेमाइड, इसमें ग्लेक्टोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोसिल सीरेमाइड जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को यहाँ पर बाइंड किए हुए। तो यहाँ पर मैंने इसका एग्जांपल दिया ग्लेक्टोसिल सीरेमाइड, जो कि नर्व सेल्स या नर्व टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये भी न्यूट्रल ग्लाइकोसिलिपिड्स है। और एक नॉन नर्व टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको आपने क्या बोल दिया? ग्लूकोसिल सीरेमाइड, जो कि प्लेट इसमें स्प्लीन हो गया, RBC की सेल्स के ऊपर रिप्रेजेंट है, जो कि नर्व नॉन नर्व टिश्यू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और इसका जो है कंटेंट कौन कौन सा है? एक फैटी एसिड्स हो गया, एक यहाँ पर स्पिंगोसिन का मॉलिक्यूल है, और एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है जो कि ग्लेक्टोज या ग्लूकोज हो सकता है, जिसको आपने बोला कंबाइंडली सेरेब्रोसाइट। अगर यहाँ पर हम बोले कि इसकी नेचर एसिडिक है तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक स्पिंगोग्लाइकोलिपिड। इस एसिडिक स्पिंगोग्लाइकोलिपिड का कारण है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर आप इसको न्यूट्रल नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पे इसके स्ट्रक्चर पे नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की जगह यहाँ पर जो बाइंड करने वाली एंटिटी है वो है सियालिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड जिसको बोलते हैं, या सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है इस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के। तो इसके कारण जो है इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ सियालिक एसिड अगर बाइंड किया हुआ है तो वो सियालिक एसिड इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक स्पिंगोग्लाइकोलिपिड हम मेंशन कर रहे हैं। अगर इसमें जो एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड या सियालिक एसिड प्रेजेंट है तो फिर इसको हम बोलते हैं गैंग्लियोसाइड, जो कि नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड करा रहा है। या फिर इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करा रहा है सल्फेट का मॉलिक्यूल, जो सल्फेट का मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड किया हुआ है? इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के इस पर्टिकुलर लेवल पर बाइंड कर गया। ये सल्फेट का मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर लेवल पर क्या कर रहा है? यहाँ पर बाइंड कर रहा है, तो फिर वो भी क्या कर सकता है? इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर सकता है। तो फिर ये नेगेटिवली चार्ज जो है क्या हो गया? स्पिंगोग्लाइकोलिपिड हो गया। तो नेगेटिव चार्ज दोनों कारण आ सकता है इसमें, या तो उसमें सियालिक एसिड
प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, या फिर उसमें सल्फेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। अगर सियालिक एसिड प्रेजेंट है तो फिर हम उसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइडेज और गैंग्लियोसाइड्स, या फिर उसके अंदर सल्फेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको हमने बोला सल्फोलिपिड, या फिर उसको बोल दिया हमने सल्फर सल्फेटो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। सल्फेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कहाँ पर, 3 कार्बन ऑफ शुगर, जो कि क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 ग्लूकोज के कार्बन नंबर 3 पर सल्फेट का मॉलिक्यूल वहां पर बाइंड कर रहा है, तो वो नेगेटिव चार्जेस को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए अगर वो सियालिक एसिड प्रेजेंट है तो सियालिक एसिड का मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है, 1 2 3 इस तरह से। अगर उस तरह से प्रेजेंट है तो हम ग्लोबोसाइड जो है वो गैंग्लियोसाइड और मॉलिक्यूल जो है वो कितना 1 किसका प्रेजेंट है, सियालिक एसिड का। यहाँ पर अगर 2 प्रेजेंट है तो 2 आ जाएगा, अगर 3 है तो फिर इस तरह से, तो डाई आ गया, 3 है तो ट्राई आएगा। जीएम में क्या हो गया, जीएम गैंग्लियो, और एम का मतलब मोनो, गैंग्लियन, डी का मतलब डाई, गैंग्लियन, टी का मतलब ट्राई। तो जीटी फर्स्ट हो सकता है, जीएम फर्स्ट हो सकता है, जीडी फर्स्ट हो सकता है। ये सारा का सारा जो है मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सियालिक एसिड के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 और 2 हम जब इसको इसलिए मेंशन किया है कि जीएम फर्स्ट है, जीएम 2 है, तो इसमें सियालिक एसिड का मॉलिक्यूल तो एक ही है, बट 1 और 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, और इसका जो है पर्टिकुलर जब पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से इसको सेपरेट कर रहे हैं तो उसका नंबर कौन सा आ रहा है, तो उसको हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, ए सीरीज को मेंशन कर रहे हैं, बी सीरीज को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे के सारे जो है सियालिक एसिड का नंबर जब बदल जाता है तो फिर उसमें जीएम की जगह जीडी जीटी इस तरह से आप लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपको ये पर्टिकुलर GM3 एंड GD3 जो है सिंपल ग्लाइकोसाइड जो मैंने मेंशन किया मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है जनरली। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में GD3 प्रेजेंट है जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है GD3। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में भी जो है आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में वो GD3 प्रेजेंट है जो कि कैल्शियम को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे आप देखें ग्लाइकोलिपिड्स जो कि अपनी स्ट्रक्चर को इस तरह से वे आपको डिफरेंट टाइप के जो ग्लाइकोलिपिड की स्ट्रक्चर देखें उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या मेन फंक्शन है उनका। तो यहाँ पर इस तरह से जो आप ग्लाइकोलिपिड्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं जिसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को आप रिवाइज करें, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप रिवाइज करें, और इसके बाद में जो है हम स्टडी करेंगे कि जो है कुछ आर्कीबैक्टीरियाज, उन आर्कीबैक्टीरियाज के अंदर जो है आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर और जो है लो पीएच को, बहुत एसिडिक पीएच को जो है टॉलरेंस करने की पावर है। तो वो टॉलरेंस करने की पावर भी जो है डिफरेंट टाइप के जो है इस तरह से लिपिड्स फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके कारण होती है, और कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिसके अंदर जो है डबल ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या है डाई ईथर वाली, टेट्रा ईथर वाली कंडीशन जो है उसमें प्रेजेंट होती है। ईथर के जो हमने अभी देखे पहले उसके अंदर ये पॉइंट रह गया था, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। जैसे ये वाला ईथर बॉन्डिंग है तो ये ईथर बॉन्डिंग सिंगल भी प्रेजेंट है, लेकिन जब आप देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया के अंदर तो वहां पर ये वाला ईथर बॉन्ड जो है हाई नंबर में मिलेगा आपको, वहां पर टेट्रा ईथरिक कंडीशन, डाई ईथरिक कंडीशन इस तरह से मिलेगी। और कार्बन चेन जो है वो बहुत ज्यादा जो है कार्बन नंबर लिए होते हैं, 32 30 इस तरह से कार्बन नंबर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि लगभग डबल जो स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल जो फैटी एसिड्स है। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर आप ध्यान रखें, आर्किया के अंदर जो है फॉस्फोलिपिड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और ईथर के मॉलिक्यूल वहां पर जो है हाई नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद में अपन देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स में हेड और टेल के साइज में डिफरेंस होने के कारण ये जो है बाइलेयर में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और बाइलेयर को किस तरह की शेप प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि लिपिड का एग्रीगेशन कैसे होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक उस पर रहेगा। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हेड ग्रुप के बारे में देखा, फिर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ कन्वेंशन के बारे में, फिर हमने स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के बारे में स्टडी किया जो कि नॉन ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड है, और फिर हमने देखा कि ईथर लिंक वाले हैं
तो उनका फायदा क्या है, उनका क्या बेनिफिट है इथर लिंक्ड अगर प्रेजेंट है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में। फिर हमने देखा ग्लाइकोलिपिड्स जो कि फास्फेट मॉलिक्यूल्स में नहीं है। और इन मॉलिक्यूल्स का ये बेनिफिट है कि जब ब्लड ग्रुप में आप देखें ए एंटीजन बी एंटीजन, तो उनके सरफेस पे, और ये ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो क्या है उनके सरफेस पे प्रेजेंट है, और ये हमेशा नॉन साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था और यहाँ पे फिर मेंशन कर रहा हूँ। ये जो लिपिड के साथ बाइंडिंग शो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, वो नॉन साइटोसोलिक साइड की तरफ बाइंडिंग शो कर रहा है। नॉन साइटोसोलिक साइड की तरफ जो है ये बाइंडिंग शो कर रहे हैं इस तरह से। इस लीफलेट में बाहर की तरफ यहाँ पर बाइंडिंग शो करेगा नॉन साइटोसोलिक साइड की तरफ। यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल बाइंड किया है इस कार्बोहाइड्रेट में। और ये जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करने में जो है दूसरा सेल हेल्प करेगा डिफरेंट जो है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की हेल्प से। तो वहां पर एन एसिटाइल जो है ग्लाइकोसेमाइन जो है मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है ए एंटीजन पर, जो इसको डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। और जो इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल जो बी एंटीजन पर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहां पर उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा रहा है पर्टिकुलर सेल को, तो वहां पर भी ये हेल्प करते हैं। तो थैंक्स फॉर द टुडे।